बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि आसिम सलीम बाजवा साहब पर इल्जामात लगे, इंकशाफात उनके मुतालिक किए गए और वो मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मौजूद बहस मसला बना हुआ है। मैं इस इंतजार में था कि आसिम सलीम बाजवा साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात के हकाइक कौम के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, तो हम मजीद इस पर बात करेंगे। लेकिन उनकी जानिब से सिर्फ एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनके खिलाफ ये जो कैंपेन चलाई जा रही है ये कैंपेन गलत है। मैं आपके सामने अपना नुक्ता नजर रखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मुकम्मल नुक्ता नजर सुनेंगे, सुनकर और आप कमेंट कीजिएगा। आप अगर इससे इख्लाफ करते हैं तो हम दलील के साथ बात करेंगे और इस मसले को जरा मुख्तलिफ अंदाज में देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं। वो है जैसे अहमद नूरानी साहब हैं। अहमद नूरानी साहब और उनको सपोर्ट करने वाला एक तबका, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हमेशा से फौज के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने हमेशा से मनगढ़ंत स्टोरीज भी फौज के खिलाफ दी हैं। मैं खुद उन प्रोसीडिंग्स में शामिल रहा, वहां पर समाअत के दौरान कोर्ट रूम के अंदर रहा जब अहमद नूरानी साहब ने खबर ये दी थी कि जो JIT का कंट्रोल है वो ISI के हवाले कर दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने एक और ये भी खबर दी थी कि जिस दिन JIT रिपोर्ट पेश होनी थी पनामा केस की, तो उन्होंने ये खबर दी थी कि JIT ने नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया है, क्लीन चिट दे दिया है और सिर्फ उनके बच्चों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा भी कोई एक खबर थी, लेकिन उनकी इन खबरों पर सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो हुआ और फिर वो प्रोसीडिंग जो है वो चलती नहीं। अब मसला ये है कि इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो स्टोरी उन्होंने की है ये उनसे पहले एक भारत के वो जो एक साबिक फौजी अफसर हैं, वो रिटायर्ड हैं, उन्होंने जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर की। इसमें भी दूसरी राय नहीं है। लेकिन हम आ जाते हैं इससे नेक्स्ट मामले के ऊपर, और वो ये है कि इल्जामात लगे, इंकशाफात हुए आसिम सलीम बाजवा साहब के मुतालिक, और आसिम सलीम बाजवा साहब ने उसके मुतालिक जो है वो एक सिर्फ ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके कहा कि ये कैंपेन जो है वो मेरे खिलाफ बिल्कुल गलत है। मैं ये समझता हूँ कि जब मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान साहब के बारे में उनके बदतरीन मुखालफिन भी जब वो अकेले बैठे हो, जब वो कैमरे पे ना हो, और आप उनसे आपकी अगर अच्छी दुआ सलाम है, चाहे वो नून लीग से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो, जो वाकई मतलब जो आप ऐसे समझें कि जिनका मकसद सिर्फ ये ना हो कि उन्होंने अपनी लीडरशिप से ही शदीद मोहब्बत करनी है और उनको डिफेंड करना है, और आप उन्हें कह सकते हैं कि वो गैर जानिबदार बहुत से मामलात में हैं। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो भी ये बात मानते हैं, इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालफिन भी ये बात मानते हैं कि इमरान खान के ऊपर बाकी इल्जामात लग सकते हैं, लेकिन इमरान खान ईमानदार इंसान है, इमरान खान ने करप्ट नहीं है, इमरान खान किकबैक्स नहीं लेते, इमरान खान रिश्वत नहीं लेता। इस बात पर उनके बदतरीन मुखालफिन भी कैमरे पे तो नहीं, लेकिन कैमरे के अलावा बिहाइंड द कैमरा वो इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब पर इल्जामात लगे तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस उस केस को सुनने वाले थे, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब थे और उनके साथ जो है वो फैसल अरब साहब थे, और तीसरे जज जो हैं, सॉरी मुझे याद नहीं है तीसरे जज कौन से थे, लेकिन ये जो 3 जजेस थे उन्होंने इमरान खान साहब का एक तरह से पूरी प्रोब की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है वो, लेकिन उन्होंने जवाब मांगे और इमरान खान साहब ने अपने 35-40 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि जमहूरियत पर हमला है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब का हिसाब जब मांगा जा रहा था, उनको नायल किया गया, तो उन्होंने इसको जमहूरियत पर हमला करार दिया, बैरूनी कुव्वतों की साजिश करार दिया। बल्कि अब तो वो ये भी कहते हैं कि जो UAE से जो डॉक्यूमेंट्स आए थे वो इसलिए आए थे कि क्योंकि हम यमन फौज का हिस्सा नहीं बने थे, तो इसलिए UAE ने हमारे खिलाफ साजिश की थी। ये मेरा ख्याल है कि इस जो रविश है इसका खात्मा होना चाहिए कि जस्टिस कादी फाइजा साहब से सवाल पूछें तो जी अदलिये पर हमला हो गया है, उनकी आप पिटीशन पढ़ें, उसमें वाज़ेह पॉइंट यह है कि जी अदलिये पर हमला है, ये जजेस की आजादी को जो है वो उस पर कदम लगाना चाहते हैं, अदलिये के खिलाफ साजिश है, अदलिये की आजादी पर हमला है, और काजी फाइजा साहब जवाब नहीं देंगे क्योंकि अदलिये पर हमला है। सियासतदान हुक्मरान से पूछ लो तो जमहूरियत पर हमला, लेकिन इमरान खान साहब ने तो जवाब दिया अपना, तो हालांकि उनके ऊपर कोई वो नहीं था, सबको पता था कि भाई वो ईमानदार हैं, उसके बावजूद उन्होंने हिसाब दिया। और उनके खिलाफ दरखास्त गुजार कौन था? मुस्लिम लीग नून थी जो उनकी बदतरीन मुखालिफ थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, लेकिन ये रविश जो है, जज से सवाल करो अदलिया पर हमला, सियासतदान और हुक्मरान से सवाल करो जमहूरियत पर हमला, फजल रहमान साहब पर बात कर लो मजहब पर हमला, किसी रिटायर्ड या आज़ाद सर्विस फौजी जो अफसर है उससे सवाल पूछ लो मुल्क की सलामती पर हमला। मैं ये समझता हूँ कि आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से जो इल्जामात आए हैं, जो इंकशाफात हुए हैं, उनको ठोस दलाइल के साथ इनका जवाब देना चाहिए। ये जो हमारे यूट्यूबर्स ने भी आसिम सलीम बाजवा साहब को क्लीन चिट दे दी, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों ने इसको मुल्क की सलामती का मसला बना दिया। कोई मुल्क की सलामती का मसला नहीं है, ये मेरी राय है। आसिम सलीम बाजवा साहब रिटायर्ड फौजी जनरल हैं, उनके ऊपर, और वो इस वक्त CPAC अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं,
تو یہ ایک سیاسی عہدہ ہے، وہ اس وقت ایک طرح کے سیاست میں آ گئے ہیں، حکومت میں انہوں نے عہدہ لیا ہوا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بالکل جواب دینا چاہیے ان کو۔ اچھا دیکھنے کے دو رخ ہیں، پہلا یہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہت ایماندار ہیں، لوگوں نے خود ان کو کلین چٹ دے دیا کہ وہ بہت ایماندار ہیں، انہوں نے کرپشن نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں ان کو آگے بڑھ کر مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہی جے آئی ٹی جس نے نواز شریف کو پروب کیا، وہی جے آئی ٹی جس نے جو آصف علی زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹ کی تحقیقات کی، جس میں آئی ایس آئی کے نمائندے شامل تھے، جس میں ایم آئی کے نمائندے شامل تھے، وہ جے آئی ٹی، وہ کمیٹی جس نے جہانگیر ترین اور شوگر ملز کا احتساب کیا، ان ساروں پہ مشتمل ایک جے آئی ٹی بنا دو، میں اس کے سامنے پیش ہو کر اپنے آپ کو کلیئر کرنے کو تیار ہوں۔ وہ جب وہ کلیئر ہوں گے تو ان ساروں کا منہ بند ہو جائیں گے جو اگر غلط تنقید کر رہے ہیں، لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ دوسرا ایک اور رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا رخ تو یہی ہے نا کہ جی یہ کمپین غلط ہے، یہ انکشافات غلط ہیں، یہ حقائق غلط ہیں، یہ الزام ہیں، یہ تو ساری چیزوں سے وہ کلیئر ہو جائیں گے جب وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ ان کو کلیئر کر دے گی۔ اچھا دوسرا جو معاملہ ہے، دوسرا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ان کی احساس و جدادیں ہوں، ان کے بزنس ہوں، لیکن ان کا ضروری تو نہیں ہے کہ جو فوج میں گیا ہو اس کی کوئی فیملی کے اور کوئی سورس آف انکم نہ ہو، جدی پشتی وہ امیر ہو سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، حلال کا پیسہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں لوگ اربوں خربوں کے بزنس کر رہے ہیں، ان کے پاس اربوں خربوں ہیں اور حلال کے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ منی ٹریل دے دیں گے، وہ حساب دے دیں گے، دونوں صورتوں میں معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ حکمران ہو، سیاستدان ہو، فوجی ہو، جرنیل ہو، جج ہو، سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور فوج کا تو بہت اچھا انٹرنل سسٹم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو انٹرنلی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، فوج کو پروب کرنی چاہیے اور احتساب کرنا چاہیے۔ اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کلیئر ہیں اور کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے تو وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے، اور یہ جو اس وقت کمپین جنہوں نے چلائی ہوئی ہے ان کے منہ بند ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ فوج کا اپنے انٹرنل بہت اچھا سسٹم ہے احتساب کا، وہاں احتساب ہونا چاہیے ان کا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے وہ کہا کہ اچھا یہ جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس نے وہ اس وقت الزامات کی زد میں ہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو اس سے سی پیک اتھارٹی کے بھی عہدے سے الگ خود ہی ہو جانا چاہیے، یا عمران خان صاحب کو ان کو کر دینا چاہیے، جتنی زیادہ کمپین چلی ہے، اور ایک ماہ کافی ہوتا ہے، ایک ماہ کے اندر اندر سارا جو ہے وہ کاروائی ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، تحقیقات ہو جائیں گی، وہ کلین چٹ مل جائے گی، وہ کلیئر ہو کے دوبارہ آ جائیں۔ لیکن دوبارہ یہ کہوں گا کہ میں نے ایک اور چیز دیکھی تھی جس میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات بھی کی کہ جب جو این ڈی ایم اے کو اس وقت پاکستان میں کرونا کے حوالے سے بہت سے اختیارات دیے گئے تھے اور اربوں روپے دیے گئے تھے این ڈی ایم اے کو، اور این ڈی ایم اے نے بہت سی خریداری بھی کی، بہت سی اکوپمنٹ کی اور میڈیسن کی، تو جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو ججز نے، چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے، اعجاز الاحسن صاحب تھے، فیصل رب صاحب تھے، ایک بار تو بینچ میں منیب اختر صاحب بھی تھے، قاضی محمد امین صاحب تھے، مختلف ججز چینج ہوتے رہے، تو ان ججز نے، یہ 5 رکنی بینچ تھا، انہوں نے مختلف ججز جب چینج ہوتے رہے تو انہوں نے کہا کہ جو این ڈی ایم اے نے اخراجات کی ہیں، جو پیسہ خرچ کیا ہے، ہمیں اس کا سارا حساب دیں، ایک ایک رسید دیں۔ تو ججز نے بڑے سخت سوال کیا این ڈی ایم اے سے، تو اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پہ ایک ججز کے خلاف کمپین چل گئی۔ دیکھیں این ڈی ایم اے جو ہے وہ ایک انتظامی ادارہ ہے، اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، سپریم کورٹ اسے حساب مانگ رہی ہے تو ان کو حساب دینا چاہیے، اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو جہاں پہ اس طرح کا معاملہ آئے تو ہمیں یہ خود ایز اے پاکستانی مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ ان کو حساب دینا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بالکل جو ہے وہ حساب دینا چاہیے، منی ٹریل دینی چاہیے، رسیدیں دینی چاہیے، اور اگر یہ غلط ہے، اگر یہ کمپین ان کے خلاف غلط ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو احمد نورانی کو عدالت میں لے کر جانا چاہیے۔ دوسرا ان کو خود کہنا چاہیے کہ جے آئی ٹی بنائیں۔ تیسرا ان کو کیا کرنا چاہیے کہ احمد نورانی تو چلو ملک سے باہر ہے، پاکستان میں مجھے نہیں پتا، شاید ملک سے باہر ہے، کچھ لوگ ان میں سے ملک سے باہر ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ملک کے اندر ہے، ان تمام کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو دیکھیں اور ان کو ایف آئی اے میں لے جائیں، ان کے خلاف تحقیقات کروائیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اداروں کے بھی مسائل ہیں۔ جب حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا تو جیو نے کمپین چلائی، ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر الزامات لگائے، اچھا تصویریں چلا کے الزامات لگائے، اس کے بعد پیمرا نے کیا کیا؟ جیو کا لائسنس معطل کیا، جرمانہ کیا، اور خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع تھے شاید، انہوں نے کہا کہ یہ ملکی سلامتی پر حملہ ہے، جیو نے غداری کی ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں اور اب اس چینل کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کیا ہوا اس چینل کا؟ آپ نے کیا کارروائی کی؟ آپ نے کیا تحقیقات کی؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، آصف غفور صاحب جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ دکھائے اور کہا کہ یہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ صحافیوں کے اکاؤنٹ تھے اور سارے نامی گرامی صحافی ہیں، سب کو آپ جانتے ہیں، اور ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، یہ فنڈنگ کا طریقہ، لیکن انہوں نے کہا بہرحال یہ ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
तो मुझे बताएं, DGISPR जो फौज के तर्जमान हैं, जो पूरी फौज की नुमाइंदगी करते हैं, वो हमें आकर बताते हैं कि ये सहाफी मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज तक उन सहाफियों के खिलाफ क्या हुआ है? अगर वो दावा दुरुस्त था तो आपने कार्रवाई क्या की है? आपके पास तो इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है, फौज से ज्यादा इख्तियार किसके पास है इस मुल्क में? आपने क्या किया उन सहाफियों के खिलाफ? तो जब जिन इदारों के पास इख्तियार है, फेक न्यूज आती रहती है, इदारे क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती हैं, FIA क्या करता है, साइबर विंग क्या करता है? तो भाई जिनके पास इख्तियार है, अगर ये गलत कर रहे हैं, ये कैंपेन गलत कर रहे हैं, तो आप इनका एहतसाब करें, आप इनको पकड़ें, आप इनको कटारे मिलाएं। तो मैं ये कहूंगा, दोबारा ये कहूंगा कि भारत जो है उसको तो बिल्कुल मौका चाहिए होता है। अभी आप देखें भारत के तो और कई चीजें हैं कि अभी ये siyaasat.pk ने कश्मीर के ऊपर स्टोरीज लगाई, तो siyaasat.pk को उन्होंने वार्निंग भेज दी, स्ट्राइक भेज दी कि आप गलत कर रहे हैं। तो siyaasat.pk ने अब इस मसले को उठाया, अदील हबीब साहब ने, और इस पे इमरान गजाली साहब ने और डॉक्टर असलान खालिद साहब ने कहा है कि ये मसला वो टेकअप करेंगे फेसबुक अथॉरिटी के साथ। और ये मसला है पाकिस्तान में, आप कश्मीर की बात करें, आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। जिन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से उनकी DP लगाई थी, उनकी बात की थी, उनके अकाउंट उड़ा दिए उन्होंने। आप इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, आपकी वीडियोस उड़ा देते हैं, वो आपका चैनल उड़ा देते हैं, वो आप कश्मीर की बात करते हैं, आप भारतीय दरिंदगी की बात करते हैं। क्यों? उनका इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक में उनके लोग बैठे हुए हैं। फेसबुक में जो पाकिस्तान के मामला को देख रहे हैं वो सारे इंडियंस हैं। उसकी वजह यह कि हमने आज तक, हमारे पाकिस्तान ने कोशिश ही नहीं की कि इस फोरम पे हमारे लोग भी जाएं, वो वहां पर बैठे हों। वो हमारे दोस्त हैं, बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, मोहसिन अलीम साहब, उनके 2-3 पेजेस थे, कई लोगों के ऐसे पेजेस थे, लाखों लाइक्स थे, फॉलोअर्स थे, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट से वोट गए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ बात की, कश्मीर के हक में बात की, तो उड़ा दिया गया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय लॉबिंग है, सोशल मीडिया पे उनका कंट्रोल है, फेसबुक में उनके लोग बैठे हैं, यूट्यूब में उनके लोग बैठे हैं, ट्विटर में उनके लोग बैठे हैं, सारी बातें अपनी जगह। पाकिस्तान में सहाफियों का एक तबका है जो कि क्या करता है कि वो कैंपेन चलाता है इनके खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, आप उन सहाफियों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? आप उन टीवी चैनल्स के खिलाफ क्या कर रहे हैं? आप उन एंकर्स के खिलाफ क्या कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया के उन लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? आपके पास इख्तियार है, आप कुछ करते नहीं है, आप कुछ नहीं करते, लेकिन आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यूट्यूबर से, कि हम बस उनको जो है वो गालियां भी देते रहे, उनको बुरा भला भी कहते रहे और उनको गलत भी साबित करते रहे, और जिनके पास इख्तियार है वो उनके साथ बना के रखें, उनको ढील दें, उनके साथ रियायत करें। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। और हम जो बात करते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम इदारों के पेरोल पर हैं। हम किसी इदारे के पेरोल पर नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमारी वाबस्तगी है, हम पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत है, हम हर वो चीज करते हैं, हम हर उस शख्स की मजम्मत करते हैं जिसको हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। और जहां पे ये बात आएगी, ये इस वक्त आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से जो इंकशाफात आए, इससे धचका लगा है। मैं समझता हूँ फौज के भी इमेज को धचका लगा है। इससे बड़े सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान के एहतसाब के निजाम के ऊपर। बिल्कुल एहतसाब उनका होना चाहिए, बिल्कुल उनसे जवाब लेना चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो ये गलत रविश है जो हमारे लोगों ने। आप उनकी मजम्मत करें, आप अहमद नूरानी की मजम्मत करें, आप गुल बुखारी की मजम्मत करें। गुल बुखारी के तो ट्वीट्स आप जाकर देखें, शर्म आती है पढ़कर कि ये खातून है जो इस तरह के ट्वीट्स कर रही है, गंदी गंदी गालियां। और ये जो खवातीन जिन्होंने पिछले दिनों में पूरी ये कैंपेन चला दी थी कि हमें हरासा किया जा रहा है, अजहर मिशवानी हमें ऑनलाइन हरासा कर रहा है, डॉक्टर असलान खालिद हमें हरासा कर रहा है, उनकी आप जाके ट्वीट्स देखें, उनकी जाके आप खबरें देखें। सबकी बात नहीं कर, उनमें से 70% उनकी ट्वीट्स देखें, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की कारकुन है, फौज के खिलाफ हर कैंपेन का वो हिस्सा होती हैं, फेक न्यूज की भरमार करती हैं। और जब उनको कहा जाता है कि आपकी ये गलत खबर है तो कहते हैं ये हमें हरासा किया जा रहा है। तो उनकी जो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं उनके किरदार सब जानते हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं हमारे इदारों के लिए जरूरी है, हमारे इदारों की साख के लिए जरूरी है, हमारी फौज के लिए जरूरी है कि उन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए और उनको अपने आप को क्लियर करना चाहिए। आसिम सलीम बाजवा साहब को अगर वो क्लियर होंगे हमारे सर आंखों पर, और बड़ी खुशी होगी हमें। और ये भी आप ध्यान में रखें कि फौज के जवान जो लड़ते हैं उनके ऊपर तो कोई बात करना तो दूर की बात, सोचना भी मैं समझता हूँ कि जुल्म है, ज्यादती है, गद्दारी है मुल्क के साथ। जो जाने कुर्बान करते हैं उनके ऊपर बात करना। लेकिन अगर फौज के अंदर कोई इंतजामी ओहदों पर रहा है और उसके साथ साथ जदादे सामने आए हैं, ठीक है गलत, तो तहकीकात होनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इतनी तो पाकिस्तान के निजाम में स्पेस होनी चाहिए और बात करने की भी स्पेस होनी चाहिए, और हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस मामले को देखेंगे और
ایک ذمہ داری باجوہ صاحب کی ہے کیونکہ یہ فوج سے بڑی عام پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ باجوہ صاحب کے ڈومین میں آتا ہے، اور موجودہ جو ان کی حیثیت ہے وہ عمران خان صاحب کے ڈومین میں آتا ہے. تو دونوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور تحقیقات کروانی چاہیے. جب وہ کلیئر ہوں گے تو ہم سب کو خوشی ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.